राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे सामने एक विकल्प लिखे हैं शब्द युग्म। क्या होते हैं शब्द युग्म? शब्द युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है, शब्द युग्म का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण में यानी बोलने में ऐसे लगते हो, एक समान लगते हो, लेकिन उनके अर्थ में और उनके लेखन प्रणाली में भिन्नता हो, यानी वो अलग दिखाई देते हैं। यानी वो बोलने में तो एक से ऐसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, और इन्हें ही हम शब्द युग्म कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं हाईकोर्ट जैसे एग्जाम की ग्रेड 4 एलडीसी, तो इसमें लगभग 3 से 4 से 5 प्रश्न तक शब्द युग्म से पूछ लिए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, रामबाण होने वाली है, तो प्लीज आप सभी लोग इस क्लास को कंटिन्यू लेंगे, कोई भी इस क्लास से नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, नीलम ने ग्वालियर देखा है, अच्छा कैसा शहर है नीलम? हरेवंत राम, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। नागौर से हैं, ओके, नागौरी से। नागौर बहुत ही फेमस है, इतिहास में नागौर को हम दो तरह से जानते हैं। एक वहां के बैल बहुत फेमस है, नागौरी बैल, और दूसरा नागौर इसलिए फेमस है क्योंकि पहली बार, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, यानी पहली बार पंचायती राज्यों के जो चुनाव हुए थे वो राजस्थान में भी और राजस्थान में भी पहली बार कहां हुए थे, तो नागौर में हुए थे 1959 में, तो इसलिए नागौर बहुत फेमस है दोस्त। तो चलते हैं, पहला ही प्रश्न आपके समक्ष रख दिया है, तो इसका प्रश्न, चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला की कड़ी में। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपके समक्ष है, लिखा है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? देखो, बोलने में एक जैसे ही है, अगर आप आदि और आदि एकदम से बोलते हो तो आपको श्रुत सम यानी समान शब्द सुनाई देते हैं, ऐसा लगता है एक से है, लेकिन आप देखोगे इनके लिखने में, तो यहां आप देखोगे दा पे, यहां पर देखोगे तो लघु मात्रा है ना, ह्रस्व स्वर है, और यहां पर अगर आप दा पे देखोगे तो दीर्घ स्वर की मात्रा है। समझ में आ गया? इस आदि का अर्थ क्या होता है? आदिवासी होना नहीं, आदि का मतलब होता है आरंभ, और आरंभ यहां पर भी लिखा है, यहां नहीं लिखा है, यानी विकल्प ऑप्शन बी और सी में से ही एक विकल्प सही होगा। अब कौन सा होगा, इस चीज की जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी? तो इस चीज की जिम्मेदारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा साथियों? आदि शब्द का मतलब आरंभ नहीं होता, आदिवासी भी नहीं होता। आदि शब्द का मतलब होता है जो किसी का आदि हो, यानी वो किसी का अभ्यस्त हो गया हो, है ना, बोलते हैं ना मैं इस चीज का आदि हूं, लत लग जाना। विकल्प ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं भी देखा है, अच्छा आपने भी देखा है, तो चलिए विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो ठीक है, हमने विकल्प ऑप्शन सी चुन लिया है, ये अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लियर है सभी को, अच्छे से दिख रहा है सारी चीजें? चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों। लिखा है किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थवेद नहीं है, यानी अर्थवेद सही नहीं है। आइए सबसे पहले अगर देखें शब्द युग्म है और उनके अर्थवेद है। आदि का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, लेकिन यहां क्या लिखा है अंत, तो यही गलत है। तो कौन सा गलत है? विकल्प ऑप्शन ए ही सबसे गलत है। अगला देख लेते हैं, वदन में अगर वाह है, याद रखना दोनों एक जैसे ही हैं, बस यहां पर वाह है और यहां पर वाह है, बहुत कम अंतर होता है, लिखने में समझ में आएगा आपको कि हाँ यहां पर बा लिखा है और यहां पर वा लिखा है, ठीक है। इस अगर वा लिखा है तो इसका मतलब शरीर होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है, और अगर वा लिखा है तो इसका मतलब मुख होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सही है। दिन अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब दिवस होता है, और दीन लिखा है तो इसका मतलब जो गरीब होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए उभय और अभय, उभय का मतलब जो दोनों में रह सकता हो, जैसे आपने देखा होगा उभयचर होते हैं जो दोनों में, जल और थल में जो रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, और अभय का मतलब होता है जिसको डर नहीं हो, यानी भय रहत, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं दोस्तों। हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प ऑप्शन दे। क्या होना चाहिए था? जो हमने पहले पढ़ा है इसका आंसर वही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, चलिए करिए फटाफट से, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूं। राधे राधे बच्चे। सर मेरे कमेंट नहीं आते क्या? अरे बिल्कुल आते हैं नीतू जी, आते हैं आते हैं, सभी के आते हैं। यहां पर देखो मैं पढ़ देता हूं, विकास का, विनोद का भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए है। सभी के कमेंट मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, ठीक है, और आई होप सो कि आप भी सारी चीजें बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा, कृत और कृत शब्द का सही अर्थ का। देखो कृत का मतलब आप लोग नहीं जानते हो तो मोस्टली आपने पढ़ा होगा, जैसे कृति है ना, तो कृत का मतलब क्या होगा? व्यापार होता है क्या? नहीं। व्यापार होता है क्या? नहीं, व्यापार और रचना कृत का मतलब नहीं। किया हुआ, हाँ, अगर आपने कोई कार्य किया है तो आपके द्वारा कृत है, अगर किसी के द्वारा किया, जैसे तुलसी के द्वारा कृत, यानी तुलसी ने किसी कार्य को किया है तो किया हुआ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और वहीं अगर कृत लिखा है तो इसका मतलब होता है खरीदा हुआ,
खरीदा हुआ, ध्यान रखना इसका मतलब होता है खरीदा हुआ, क्रीत। ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन बी यहां पर सबसे सही आंसर आ जाएगा। बाकी का क्रेता विक्रेता ये नहीं होगा, ये अलग होते हैं। और व्यय और कर्म ये भी नहीं होगा। विकल्प ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। सभी लोग जो हैं साथी जो विकल्प ऑप्शन बी का चयन करेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है सीईटी 2024 में, ये शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। सभी के सभी मैं वो प्रश्न लेकर आता हूं दोस्तों, जैसे महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी में भी 2024 में प्रश्न पूछा गया है, जिसको राजस्थान की हर एक परीक्षा से नवाजा गया है। आप समझिए, आप उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो राजस्थान में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अपने मन से बना दिया, मनगढ़ंत कोई चीज नहीं है, सारी की सारी ऑथेंटिक चीजें हैं। आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, है ना, मेरा ऐसा मानना है। क्लियर है साहब? तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा। अनल और अनिल शब्द लिखे हुए, अनल और अनिल। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से युग्म सही हैं। अनल का मतलब बेसिक आपको बता देता हूं कि अग्नि होता है, अग्नि का पर्यायवाची है। और अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है। अब वायु से संबंधित कोई शब्द, सबसे पहले अग्नि देखो कहां लिखा है, पानी लिखा है हटा दो, अग्नि लिखा है, अग्नि लिखा है, आकाश आता है हटा दो, यानी विकल्प ऑप्शन और बी। अब वायु देखो कहां लिखा है, वायु कहां लिखा है, पानी तो नहीं होगा, गलत है, हटा दो। यानी जहां वायु लिखा है वही हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वायु का मतलब क्या होता है, हवा। तो विकल्प इस प्रकार से आपको तलाश करने हैं और इसी प्रकार से आप शब्द युग्म को एग्जाम में करना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत अच्छे से आप चीजों को अगर पढ़ते हो तो निश्चित ही आप इसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो फिर एक और प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। चलो जरा जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का भी, क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से पढ़िएगा और उसी के हिसाब से जवाब देंगे। जलज एवं जलद का अंतर बताना है आपको, है ना, क्रमांक में सही है। देखो जलज का मतलब होता है जो जल से जन्मी हुई चीज होंगी, यानी जैसे जल से जो जन्मा होता है, और जलद का मतलब होता है बादल। तो देखो बादल कहीं लिखा है क्या, लास्ट में बादल लिखा है, बादल लिखा है, कमल लिखा है, समुद्र लिखा है, हटा दो। यानी विकल्प ऑप्शन ए और बी में से ही हमारा एक सही होगा। अब जलज का मतलब क्या होता है, जल से जन्मा हुआ, समुद्र तो नहीं होगा, यानी ये भी हटा दो। विकल्प क्या बचा, इस प्रश्न का विकल्प भी ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखना। यानी जलज का मतलब होता है कमल का पर्यायवाची है, जल से जन्मा होता है, कल ही पढ़ाया था मैंने। और बादल जो है वो किसको बोलते हैं, जलद को बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो जलज का मतलब होता है जैसे जो जल में जन्मी हुई चीज हो सकता है कि जलज में यहां पर हम चंद्रमा का प्रयोग कर सकते थे, ये भी जल से जन्मा है। हो सकता है शंख लिखा होता, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है मोती लिखा होता, हो सकता है शीप लिखा होता, हो सकता है कमल लिखा होता। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो किससे जन्मे हुए हैं, जल से जन्मे हुए हैं। इवन अगर शैवाल भी लिखा होता तो वह भी जलज कहलाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर है? चलिए तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी आपने लगाया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष में और रख देता हूं, ये रहा अगला प्रश्न आपके समक्ष। अब देखो ध्यान से, अब्ज और अब्द सेम चीजें हैं। अप माने क्या होता है, पानी, और उसमें जैसे ही जा जोड़ दोगे अर्थात पानी से जन्मा हुआ, यानी इसको अगर मैं जलज कह दूं तो कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही अब्द लिखा है, अब्द का मतलब भी क्या होता है, अपधन दा, यानी पानी को देने वाला। अप का मतलब क्या होता है, पानी यानी जल। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, पानी। तो बेसिकली यह भी कमल के लिए आएगा और यह भी जल, सॉरी बादल के लिए आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में कमल और बादल, विकल्प ऑप्शन यही सही है। सूर्य वर्ष नहीं होगा, पानी आग नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो किस प्रकार से चीजें आती हैं, अगर आपको घुमा के दे दिया जाता है, चीजें आपको अर्थभेद अगर स्पष्ट है, आप चीजों को समझ पाते अच्छे से, तो कोई गलती नहीं होगी, आप उनको भली भांति कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द युग्म सही है आपके सामने। अब थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों इसको भी डिसाइड करके बताइएगा जरा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी रवीना, विनोद, विकल्प देख रहे हैं आप सभी लोगों के, वो आंसर सही आए हैं। अब इस प्रश्न की बारी है, तो देखते हैं एक बार। अंब और जल लिखा हुआ है, अंब को जल बोलते हैं, हाँ जी। अंबू को माता बोलते हैं, नहीं। अंबू को भी जल बोलते हैं, ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया है ये दोनों चीजें। अविलंब का मतलब क्या होता है, अविलंब और अवलंब शब्द युग्म सही है। अवलंब का मतलब शीघ्र और अविलंब का मतलब सहारा। ठीक है, आकर
का मतलब रूप नहीं होता है, आकार का मतलब खान नहीं होता है, उल्टा कर दिया है। अगर अविलंब लिखा है तो इसका मतलब शीघ्र, और अगर अवलंब लिखा है तो इसका मतलब सहारा होता है, तो ये उल्टा कर दिया है। आकार का मतलब होता है, आकार का मतलब होता है खान, और आकार का मतलब रूप होता है, तो ये भी उल्टा कर दिया है। कुल का मतलब होता है वंश, ये सही है, और कुल का मतलब होता है किनारा। तो यहां पर विकल्प अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना। अंब होता है, एक्चुअल में यहां पर भी अंब का मतलब माता होता है, माता होता है, और अंबु का मतलब जल होता है, अंबु का मतलब जल होता है ना। अंब का मतलब नहीं होता। हाँ, इसमें अगर यहां पर ध्यान रखना है आपने, अगर ऐसे लिखा होगा अंब, अगर भा आ जाता है तो इसका मतलब जल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल विकल्प ऑप्शन डी सही है, जहां पर कुल का मतलब वंश और कुल का मतलब किनारा होता है, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे सभी साथी, विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राधे राधे भाई सीमा जांगीर जी, कहां से हैं आप बेटा? चलिए फटाफट से जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं एक बार इस प्रश्न का उत्तर मुझे और स्पष्ट रूप से दे दीजिएगा। चलो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर मुझे और एक स्पष्ट रूप से दे दीजिएगा, सभी के सभी विद्यार्थी इसका भी उत्तर देंगे। चलो देखते हैं कि किस किस के पास इसका सही उत्तर मिलता है, मैं तो इंतजार में ही हूं। चलिए, तो यहां पर लिखा है लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के सही संगत अर्थ क्या होंगे। बेसिक बता देता हूं, लक्ष्य अगर ऐसे लिखा है, ये संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी अनुवाद होता है लाख, 1 लाख 2 लाख। और वहीं अगर लक्ष्य लिखा है तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ये लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सफलता हासिल करना, ठीक है, और मुझे 7 लाख रुपए चाहिए यानी 7 लाख चाहिए। अब देखो यहां पर संपूर्ण होगा क्या, होगा क्या बोलो, नहीं। उत्कर्ष होगा क्या, नहीं। क्या होगा, लाख हो जाएगा। निष्कर्ष होगा, नहीं। क्या होगा, उद्देश्य हो जाएगा। यानी लाख और वशिष्ठ उद्देश्य, ये हमारे आंसर हैं। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, अरे मेरे बालकों बोलो हाँ। चलिए, तो आदत सी हो जाती है ना कभी कभी किसी की, वैसे ही है बस, ठीक है। तो चलिए साहब, आप लोगों की जो विचारधारा है उसका नमन करता हूं। विकल्प ऑप्शन जो बी है एकदम सही उत्तर है। थैंक यू सो मच, आपने जो है विकल्प ऑप्शन बी लगाया उसके, ठीक है। बहुत सुंदर आंसर दिया आप लोगों ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जरा इस प्रश्न का भी जवाब देके देखिएगा। प्रश्न क्या है, ग्रंथ और ग्रंथी दो शब्द हैं, और आपको बताना है कि इन दो समश्रुत शब्दों के सही अर्थ क्या होंगे। हाईकोर्ट एलडीसी 2023 में भी ये प्रश्न आया है, तो एक बार जवाब दे दीजिएगा कि क्या सही उत्तर होगा इसका। तो चलिए मैं देख पा रहा हूं, और सबसे पहले आप लोग आंसर लगाने में कन्हैया हमारी, जमुना हमारी, इसके अलावा रवीना, विकास, और ये कौन है, लक्ष्य माने लाख होता है और उद्देश्य होता है, बिल्कुल सही है नागौरी। तो ये मोस्टली बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जवाब देते हैं। चंचल बहुत अच्छे से जवाब देती है, ज्योति, राधे राधे, घनश्याम जी बिल्कुल, विकास, सीमा, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और आप सच में एक कह सकते हो कि ऐसे विद्यार्थी हैं कि आपकी वजह से मुझे लगता है आप उन विद्यार्थियों में से आते हैं, राजस्थान के वे समस्त विद्यार्थी, मुझे लगता है कि आपकी वजह से गुरुओं का नाम रोशन होता होगा, क्योंकि आप में प्रतिमाएं हैं। बिल्कुल, आप देखो ध्यान से, बिल्कुल। ग्रंथ का मतलब क्या होता है, ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पुस्तक, या इसके अलावा किताब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किताब, ठीक है, बस यही होता है। तो रचना हटा दो, गूंथना हटा दो, विकल्प ऑप्शन ए बी। वेद पाठी ब्राह्मण नहीं होता, ग्रंथी माने गांठ होती है संस्कृत में, तो अगला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। और इस हिसाब से देखोगे तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला जो प्रश्न है वो ऑप्शन बी के साथ सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो यहां पर ऑप्शन बी आपको सही उत्तर के रूप में देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर देखने को मिल जाता है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए जरा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए जरा इस प्रश्न को भी हल करके दिखाइएगा। प्रश्न स्पष्ट है, लिखा है, दो शब्द है, ध्यान रखना, अंश और अंश। मैंने ये तुम्हें काफी बार बताया है कि जब भी अंश में देखो कोई अंतर नहीं है, बोलने में एक जैसे है, बस क्या अंतर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी में एक ही अंतर है कि यहां पर जो सा दिया है वो सा है तालव्य। कैसा सा है गुरुजी, तालव्य, ठीक है। और यहां पर सा जो दिया हुआ है वो कैसा सा है, तो वो दंत शा कहलाता है, यानी इसका उच्चारण दांत से, इसका से, दोनों का अर्थ अलग अलग है।
अगर इस प्रकार से शब्द दिया है अंश, तो इसका मतलब होता है हिस्सा कह सकते हो आप, भाग कह सकते हो किसी चीज का। और अगर ये दिया है तो इसका अर्थ सिंपल सा होता है कंधा। ठीक है, तो यहां पर कंधा होगा क्या पहले वाले का? नहीं। क्या होगा? भाग हो जाएगा, लेकिन समाप्ति नहीं होगा क्योंकि कंधा लिखा है, तो ये भी हटा दो। यानी दोनों ही प्रश्न गलत है। ऑप्शन सी भाज्य होगा, नहीं होगा। क्या होगा? हिस्सा होगा बिल्कुल, और कंधा होगा बिल्कुल। विकल्प ऑप्शन डी के साथ कौन कौन जा रहा है और उसी का सही होगा ऑप्शन। ठीक है, तो डी विकल्प अगर आपने चुना है तो फिर वेल डन है बॉस, आप लोग भी हाँ एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है? यानी एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा, आपको बस उसी को पहचानना है। एक ऑप्शन गलत है, आपको उसी को पहचानना है ना। हाँ, बड़ी अच्छी लाइन गई है, बहुत समय हो गया, लेकिन उस लाइन को कहते हैं कि मुझ पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं दोस्त, मुझ पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं दोस्त, हम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते, तेरे जाने का और मलाल नहीं कर सकते। तो लाइन बड़ी प्यारी है दोस्तों, और किसी के जाने का मलाल नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके लिए भी जरूरी है, और आपके बिहाफ पर वो काम, वो जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जाती है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकते जिंदगी में। हो सकता है कि व्यक्ति कहते हैं ना कि वो, मुझे लगता है कि एक साधारण व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता है एक विशिष्ट व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति के अंदर शक्ति तो होती है, लेकिन वो परिवार को लेकर चलता है, वो जिम्मेदारियों को लेकर चलता है, इसीलिए वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को शौर्यशाली और विशिष्ट बताना जरूरी नहीं समझता, है ना। चलिए, और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं जानता हूं कि जो सच में शौर्यशाली होंगे, लेकिन हाँ सामान्य जीवन जीते होंगे, विशिष्ट जीवन जीते होंगे, सोचते होंगे कि चलो अपने परिवार को लेकर चलना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है। और आप जो सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोचता हूं, ऐसे ही हम सबको सोचना चाहिए, है ना। चलिए अगला है, ये वाला प्रश्न का जवाब दे पाए कुछ? चलो, पथ और पथ्य समझना जरा। पथ का मतलब मार्ग होता है, बिल्कुल होता है। पथ्य का मतलब होता है रास्ते में दिया जाने वाला भोजन, या रास्ते में बीमारी में दिया जाने वाला खाना। ठीक है, ऐसे होता है पथ्य आहार, डाइट दे दो, तो क्योंकि बीमार लोग हैं दलिया वगैरह दे दो, खिचड़ी दे दो, तो उसके लिए पथ्य आता है। ये सही है, कोई गलती नहीं है। जठर और जरठ, जठर का मतलब होता है पेट, जैसे हमको लगा खाना, तो मेरे जठराग्नि, पेट का भोजन, तो जठर माने पेट हो गया, लेकिन यहां क्या लिखा है? ज्येष्ठ लिखा है, तो यही गलती है। यानी विकल्प ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें गलती है, ये सुमेलित नहीं। क्या होना चाहिए था? अगर जठर लिखा है तो इसका मतलब होता है पेट, उदर, और अगर जरठ लिखा है तो इसका मतलब होता है बूढ़ा। ये ठीक था, बूढ़ा सही था, लेकिन विकल्प एक गलत था। निर्माण बिल्कुल रचना को बोलते हैं, और निर्माण माने मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तर्क माने बहस, और तक्र माने मठा होता है। मठा का मतलब छाछ। राजस्थान में ही छाछ खाया है मैंने सबसे ज्यादा भाई, डेली खाने में छाछ मिलता है। अब मैं अभी ग्वालियर रह रहा हूं, हम लोगों ने छाछ देखा तक नहीं है, मिलता यहां पर भी है, लेकिन यहाँ के खाने में छाछ कंपलसरी नहीं है। और जब आप राजस्थान रहते हो तो राजस्थान में 90% खाने में छाछ कंपलसरी होता है, लोग छाछ खाते ही खाते हैं खाने के साथ। अगला प्रश्न देखिए जरा। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म आप पहचान सकते हैं तो पहचानिए। हाईकोर्ट एलडीसी में ये प्रश्न पूछा गया 2020 में। झक माने सनक होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है। और झस माने मछली होती है, ये दोनों सही है। रंजक माने चित्रकार, और रजक माने धोबी होते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है यार, शुद्ध ढूंढना है। अज माने ईश्वर और अजा माने बकरी। हाँ, अज माने देखो क्या क्या होता है। अज माने होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश का मतलब शिव। तो ये तीनों ही कौन है? ये तीनों ही कौन है? ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है, ठीक है। और अजा का मतलब क्या होता है? बकरी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जरठ का मतलब वृद्ध होता है, यानी बूढ़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जठर का मतलब पेट नहीं होता, मैंने अभी अभी पढ़ाया था, अग्नि नहीं होता, क्या होता है? पेट होता है। तो विकल्प ऑप्शन जो डी है वो आपका आंसर हो जाए। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सुमेलित हैं।
विकल्प ऑप्शन डी के साथ चलना पड़ेगा साथियों। तो ये प्रश्न सीमा, विकल्प ऑप्शन ए नहीं होगा। झक माने सनक होती है, ठीक है, और झस माने मछली होती है, मैंने पढ़ा भी है। जैसे झस लिखा हो, पाडोन लिखा हो, शपरी लिखा हो, ये मत्स्य यानी मछली के पर्यायवाचियों में आते हैं। मकर लिखा हो, मीन लिखा हो, ये सब मछली के पर्यायवाची है, ध्यान रखना, ठीक है। जल जीवन लिखा हो, वो भी मछली को बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द क्या होगा? पाप और सूर्य के लिए, पाप के लिए और सूर्य के लिए शब्द क्या आता है? तो पाप किसको बोलते हैं? इसमें ऑप्शन देखो जरा। अर्थ को पाप नहीं बोलते, अर्घ को भी नहीं बोलते, अघ को भी नहीं बोलते। हाँ, अघ नहीं, अघ को बोलते हैं। ये होता है पाप, अघ माने पाप होता है, ठीक है। और इसी का जो विलोम होता है अघ का, अनघ होता है ना, अन धन अनघ, वो निष्पाप बोलते हैं। जैसे अगर कोई अनगी है या अनग है, इसका मतलब वो क्या है? वो निष्पाप है, वो निष्पाप है, यानी पाप रहित है। और अघ माने क्या होता है? पाप या पाप। तो अघ माने क्या हो गया? और अघी लिखा होगा, अगर अघी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? पापी, है ना। तुम अघी पुरुष हो यानी तुम पापी हो, ध्यान रखना। देख, ऐसे कहा जाता है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सूर्य के लिए शब्द क्या आएगा? अघ शब्द आता है। हाँ जी, सूर्य के लिए आता है, अघ नहीं आता, अर्थ नहीं आता। अर्क शब्द आता है सूर्य के लिए, अघ शब्द आता है सूर्य के लिए। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए, ध्यान रखना, विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। यहां पर ऑप्शन ए चुनने की जरूरत थी आपको। 2017 में कितने सारे लोगों का ये प्रश्न सही रहा होगा, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कोई हल्का प्रश्न हो और बच्चे इसको हल कर देंगे, नहीं। जिसने इसको प्रॉपर पढ़ा होगा, जिसने इसको समझा होगा, वही इस प्रश्न को अच्छे से कर सकता है ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, कृत्य और कृति का अर्थ आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये मॉडल पेपर में भी डाला हुआ है, जो मॉडल पेपर में बना रहा हूं, और उसमें भी मैंने ये डाला हुआ है ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और काफी बार एग्जाम में आया। और नॉट इवन केवल ऐसा नहीं, केवल हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है वो राजस्थान के बाहर जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में एग्जाम हो रहा है, राजस्थान हरियाणा में एग्जाम हो रहा है, या एमपी में एग्जाम हो रहे हैं, उनमें हिंदी आती है, उसमें भी ये प्रश्न का बखूबी आता है, इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। विनोद और रफीक आ गए आप? राधे राधे भाई। जमुना, निशांत, नेहा, विक्रम, सुलोचना, सर आप और राजस्थान के स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है? क्यों, हम एक जैसे हैं क्या सारे के सारे? क्या कमेंट कर रही थी? एक बार इसका रिपीट करके देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी कमेंट जा रहे हैं, मैं देख नहीं पाया। हाँ, क्या लिख रही है? मैं कोई अंतर है नहीं, आप हमारी तरह ज्यादा करते हो। हाँ, ऐसा ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ मुझे बुला लो राजस्थान, मेरा तो मन है मैं राजस्थान में रहूं, है ना। तो मैं भले ही मैं ग्वालियर में रहता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, पर लोग मुझे राजस्थान के ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि राजस्थान ईश्वर करे मैं आ जाऊं। हाँ, वहां की माटी में अलग ही बात है यार, सच में। कृति का मतलब रचना होता है, ध्यान रखना, किया हुआ नहीं। किया हुआ के लिए कृत शब्द आता है, ये ध्यान रखना, ये गलत है। रचना हो जाएगा, काम नहीं होगा, किया हुआ भी नहीं होगा, ठीक है, ये सही है। रचना हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, रचना हो जाएगा। और कृति का मतलब होता है जो निपुण हो, ठीक है, ध्यान रखना, जो विद्वान हो, ठीक है, जो रचनाकार हो, उसके लिए शब्द आता है। तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर आप बी प्रश्न को सही से लगाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये प्रश्न भी आपने अच्छे से हल करा है। इसी प्रकार से जब आप अभ्यास करते हैं, आप थोड़ा सा अभ्यास को थोड़ा स्पीड में देते हैं, थोड़ा सा, और हाँ, इसको स्पीड देते हैं, तो स्पीड में आप लोग करेंगे सब। चलो अगला देखो जरा, समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का सही क्रम क्या होगा? प्रथा मतलब समझते हो? तू प्रथा का ज्येष्ठ पुत्र अर्जुन, करण, कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर से क्रोधित होकर जाते हैं ना, तो उनको रथ के सहारे छोड़ने जाते हैं, कौन? करण। तब वो कर्ण को कहते हैं, भाई अच्छी बात कि तू प्रथा का ज्येष्ठ पुत्र, है ना। और मतलब प्रथा माने कुंती के सबसे बड़े लड़के हो तुम युद्ध करना चाह रहे हो पांडवों से, तुम खुद एक पांडव पुत्र हो, आप इधर आओ, आपके भाई इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आपके नकुल सहदेव चरण दबाएंगे, है ना, पांचाली पान खिलाएगी, है ना, और भीम चमर डुलाएंगे, चमर माने बीजना होता है, ऐसे करके वो डुलाएंगे। तो बेसिक जो है, जो प्रथा है, उनके लिए शब्द क्या आता है? कुंती के लिए आता है ना, कुंती के लिए आता है। तो कुंती देखो कहां लिखा है, इसमें लिखा है क्या? नहीं। इसमें लिखा है क्या? नहीं। इसमें लिखा है क्या? नहीं। कहां लिखा है? विकल्प ऑप्शन ए में जरूर लिखा हुआ है कुंती। हाँ, और इस प्रथा का मतलब होता है, जैसे हम जानते ना, हमारे यहाँ प्रथा है, हमारे यहाँ प्रथा है यानी रिवाज है, हमारे यहाँ क्या है कि रिवाज है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और रिवाज किसमें लिखा है? ये भी लिखा है। और रिवाज को ही हम क्या बोलते हैं? रीति बोलते हैं। तो विकल्प दोनों सही है, कुंती शब्द भी सही है और रीति भी। क्यों? क्योंकि रीति को ही रिवाज कहते हैं,
ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी लोग सही जा रहे हैं और सभी के सही उत्तर भी हैं। चलिए एक और प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द शुभम सही है? चलो, मेघ और मेध, देखो मेघ माने बादल होता है लेकिन मेध माने अज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है ना। अश्वमेध यज्ञ बोलते थे, अश्वमेध यानी अश्वमेध यज्ञ यानी 1000 यज्ञों के बराबर एक बड़ी यज्ञ होती थी जिसमें अश्व छोड़ा जाता था और वो अश्व जहां तक जाता था उस घोड़े को कोई रोक नहीं सकता था और वो जहां जहां तक जाएगा उतनी जगह चक्रवर्ती सम्राट राजा की हो जाएगी, ध्यान रखना। और अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया तो फिर उस जिसने रोका है उस राज्य में युद्ध होगा और फिर वो जीतने के बाद फिर उस घोड़े को छोड़ा जाएगा कि अब जाओ, जहां जहां तक वो जा सकता है जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से होते थे। तो यहां पर गलत है, रूख शब्द में पेड़ नहीं होता। हाँ, रूख शब्द रुख लिखा है, रूख नहीं। देखो रूख में अगर बड़ा हुआ आता है तो ये पेड़ के लिए यानी वृक्ष के लिए आता है, ठीक है। और रुख का मतलब तरफ, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि उल्टा दे दिया है, इधर उधर करना था इनको, ठीक है। रेचक और रोचक, रेचक और रोचक, रोचक का मतलब दिलचस्प होता है लेकिन रेचक का मतलब स्थावर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। रेचक जो है वो एक कह सकते हो कि रेसिपी टाइप की होती है, ठीक है, बीमारी में अर्क टाइप का दवा होती है उसके लिए यूज होता है, तो वो भी गलत है। अजर माने जो बूढ़ा ना हो, बिल्कुल सही है। और अजर माने आंगन होता है, यानी विकल्प ऑप्शन डी, ध्यान रखना, विकल्प ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, यही आपका आंसर। तो मैं तो एनालिसिस करके कराता हूं, अगर आपको भी जब ये प्रश्न मिले तो अचानक से जब आप एक बार देखोगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए कभी भी तसल्ली से अगर आप कोई प्रश्न करते हो तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखना। चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं साथी। अगला प्रश्न, उद्धत और उद्यत, ठीक है। तो उद्धत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो उद्धत का विलोम आपने पढ़ रखा है ना, उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। क्या होता है? विनीत। विनीत किसको बोलते हैं? जो सभ्य हो, जो क्रोधित ना होता हो। और उद्धत का मतलब क्या होता है? जो उद्दंड है, जो क्या है? उद्दंड बालक, उद्यमी, उद्दंड, उद्दंड बालक। तो यहां पर उद्धत का मतलब शरारती हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, शैतान नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, उद्दंड और ये हो जाएगा दोनों। लेकिन उद्यत का मतलब शब्द नहीं होता, उद्यत का मतलब होता है रेडी होना, किसी चीज के लिए तैयार होना, ठीक है। तो यहां पर विकल्प जो है वो ऑप्शन बी आप सही करें ना, ठीक है, ध्यान रखना। उद्दंड या शरारती के लिए शब्द आता है उद्धत, ठीक है। और इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? विनीत, जिसका अर्थ क्या होता है? जो सौम्य है, जो नर्म है, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ममता, विकल्प ऑप्शन बी का चयन करना पड़ेगा। घनश्याम, ज्योति, विकल्प ऑप्शन ए, उद्दंड का मतलब, हाँ बिल्कुल विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमित और अमित शब्द में देखो, मीत का मतलब क्या होता है? जब मीत का मतलब होता है जो मेरे मन मिल गया हो, यानी मेरा सच्चा साथी हो, मेरा दोस्त हो, मेरा हमदम हो, तो दोस्त हो मेरा, उसको मीत बोलते हैं ना। मितवा, मीत रे, आजा तुझको बुलाए तेरा प्यार। मीत का मतलब जिससे मन मिल जाए, जिससे प्रेम हो जाए, जिससे दोस्ती हो जाए, है ना, जो हमेशा अपने साथ रहे। तो अमित का मतलब जिससे दोस्ती ना हो, यानी शत्रु। तो काला हटा दो, सागर हटा दो, अच्छा हटा दो, शत्रु हो जाएगा। और अमित का मतलब होता है जो अत्यधिक हो, उसको बोलते हैं ना। मित माने कम और अमित माने जितना चाहो उतना। तो विकल्प ऑप्शन ए, याद रखना, ऑप्शन ए सबसे सही आंसर होगा, बाकी का और कोई विकल्प जो है वो इसमें फिट नहीं आता। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा सब। पायल जी बिल्कुल विकल्प ऑप्शन ए आएगा। सीमा, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो सभी ऑप्शन ए को लगा देंगे। आई होप सो कि इतना तो ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई किशन, अत्यधिक और शत्रु, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अमल और अम्ल, अम्ल का मतलब समझते हो? एसिड, एसिड होता है ना, तेजाब बनता है शरीर में, एसिड बनता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे अमल, अमल शब्द का मतलब होता है बिना भेद के, मूल के बिना नहीं, बिना मूल नहीं, बिना मल, बिना मैल के, अमल ये हो जाएगा। और एसिड माने होता है, अम्ल का मतलब होता है मूल नहीं, कंद नहीं, एसिड, तेजाब, ठीक है। तो विकल्प जो है वो ऑप्शन डी लगा देना, ध्यान रखना। अम्ल का मतलब होता है एसिड, यानी तेजाब, ठीक है, एक तरह से, है ना, अम्ल बनना है ना। जैसे एस्ट्रिक एसिड बनता है, और जैसे बहुत सारे अम्ल होते हैं, साइट्रिक एसिड होता है ना, तो वो बनते हैं। और अब मल, मल माने होती है गंदगी, मल माने क्या होती है? जैसे गंदगी लिखा हो या मैल लिखा हो। अब इसमें आपने क्या जोड़ दिया? आ उपसर्ग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया आपने? अब इसमें आपने जोड़ दिया आ उपसर्ग। तो आ लगने से क्या हो गया? अब वो मैला नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? बिना मैल के,
ठीक है, तो विकल्प इस प्रकार से आपको चुनना है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलिए जरा एक प्रश्न और देख लीजिएगा साथियों। निम्न में से सूर और शुर शब्द का, अब देखो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से सूर लिखा है ये वाला, तो इसका अर्थ मोस्टली अंधा लगाया जाता है, ठीक है, पहली चीज। और या फिर अंधा नहीं तो सूर्य लगा जाएगा, बस यही होता है। और अगर सूर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली लिखा हो सकता है, या सूर का मतलब होता है बलवान, बलवान हो सकता है, या साहसी हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर सुर लिखा है तो सुर का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि देवता होता है सुर, है ना। तो यहां पर वीर हो जाएगा, शक्तिशाली के लिए शस्त्र नहीं आएगा, देवता नहीं आएगा, वाण नहीं आएगा, विकल्प ऑप्शन ए आ जाएगा वीर, ठीक है। तो सूर का मतलब क्या हो गया, जो शक्तिशाली है, जो वनमान है, जो साहसी है, जो वीर पुरुष है, ठीक है, वो हो जाएगा। और देवता किसको बोलते हैं, सुर को देवता बोलते हैं। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? बहुत अच्छे से आप चीजों को सीख सकते हो। मैं मानता हूं कि आपको शब्द युग्म बहुत अच्छे आने चाहिए। और आप, अब अगला जो प्रश्न आएगा ना दोस्तों, इसका आंसर मैं आपसे लगाऊंगा, और इसीलिए मैं इसका जो नंबर रख रहा हूं ना, वो 23वां नंबर का प्रश्न है। और आप जब आंसर लगाओगे ना इस प्रश्न के, तो 23 लगाकर ही आंसर लगाना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों के ये आंसर सही होते हैं। प्रश्न क्या है, केवल प्रश्न में समझाऊंगा आपको, बाकी का आंसर आप लोगों को लगाना है। किस विकल्प में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत है इसमें से, बस आपको उस एक विकल्प को ढूंढना है जो गलत है। 3 सही हैं। तो चलिए, बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं आप लोगों को, और कोशिश करना कि इस प्रश्न को सही कर पाओ, है ना। हाँ तो चलो, हाँ बारी आपकी है, तो अब आप लोग ही इस प्रश्न को हल करेंगे। सज्जू, तब तक मैं नाम पढ़ लेता हूं और विद्यार्थियों से मिल भी लेता हूं। कौन कौन है? विकास तो पढ़ ही लिया, रवीना, रफी, कोई नए विद्यार्थी भी जुड़ते हैं क्या? एक बार कमेंट कर दिया करो। घनश्याम बिल्कुल, संजू यादव, मनीषा, रवीना, रूपेश, घनश्याम बिल्कुल। तो विकल्प सभी के आ रहे हैं। डी देखते हैं 23वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। दर्शन माने दांत होता है, बिल्कुल होता है। और दर्शन माने अवलोकन, यानी किसी को देखना होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? प्रणय माने प्रेम होता है, और परिणय माने विवाह होता है, ये भी सही है। श्रुति और सूती, सूती माने सूत का बना हुआ कपड़ा, और श्रुति माने प्रसव होता है, ये भी सही है। निर्झर और निर्जर, तो निर्झर माने तो होता है झरना, और निर्जर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात देवता या सुर, ऐसे होना चाहिए था। तो बेसिक क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दिया। यही विकल्प जो है आप देखोगे, निर्जर माने सही नहीं है, उल्टा कर दिया है एक दूसरे का, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सही कर देना। ये विकल्प जो है वो गलत है, कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर दिया। यानी निर्जर का मतलब यहां झरना होना चाहिए था, और निर्जर का मतलब यहां देवता होना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले रख दिया है देवता, जो कि होना चाहिए था झरना, तो आगे पीछे कर दिए, ठीक है। इसलिए ये विकल्प जो है वो गलत है। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला देख लीजिएगा एक बार, अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष बच्चे। किस विकल्प में अर्थवेद सही नहीं है? एक बार और अच्छी सी चीज है, अनिष्ट और अनिष्ट दो शब्द लिखे हैं, ठीक है, अनिष्ट और अनिष्ट। निर्जर, अब देखो यहां पर निर्जर का मतलब क्या दे दिया है, झरना, और सही नहीं है। और या कहते जो बहाव हो, तो देखो यही गलती दे दी यहां पर। फिर से क्या होना चाहिए था यहां पर, निर्जर का मतलब, यहां पर देखो निर्जर का मतलब ठीक है झरना होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देवता होना चाहिए था, लेकिन देवता नहीं दिया है। यहां पर निर्जर का मतलब क्या होता है, देवता, तो ये नहीं दिया है, यही विकल्प गलत है। यानी ऑप्शन बी यहां पर सही नहीं है। बाकी का अनिष्ट का अर्थ अनर्थ, और अनिष्ट का मतलब निष्ठा रहित, कौर का मतलब किनारा, और कोर, और कौर का मतलब ग्रास, और कोर का मतलब किनारा, परिणय का मतलब विवाह, और प्रणय का मतलब प्रेम। अब ये भी पढ़ा था हमने। यानी विकल्प ऑप्शन बी, इसका भी आंसर गलत होगा, ये भी लगा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो एक प्रश्न और दे रहा हूं, अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा टफ भी है, एलडीसी में पूछा है। उपल और उत्पल, फिर विकल्प है उर और उरु, इनके शब्द युग्म सही कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम एक का लेके चलते हैं। उपल माने क्या होता है, पत्थर होता है। उपल माने कंडे भी होते हैं, लेकिन उपल माने क्या होता है, पत्थर होता है। और उत्पल का भी पर्यायवाची आपको पढ़ा है। उत्पल जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना, कमल का पर्यायवाची होता है। तो बेसिक सबसे पहले तो आपको पत्थर और कमल ढूंढना है। उसके बाद आ जाओ उर, तो उर माने होती है छाती, छाती कह लो, हृदय कह लो, है ना, ये चेस्ट, और ये होती है ये वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा धड़। और उरु माने होती है जांग, उरु माने क्या होती है, जांग, या इसको टांग भी कह सकते हो, ठीक है, पैर के ऊपरी भाग को कहते हैं, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे पत्थर और कमल कहीं लिखा है क्या? यहां लिखा है, नहीं लिखा गुरुजी, यहां लिखा है, नहीं लिखा, कमल लिखा है, पाषाण लिखा है, हो जाएगा, लेकिन आगे पीछे करना चाहिए था, नहीं लिखा। यानी विकल्प अगर आप देखोगे ऑप्शन ए में, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको एक शब्द दिखाई देगा, पत्थर और कमल भी लिखा हुआ है, और उरु माने हृदय यानी छाती, और उरु माने जाग भी लिखा हुआ है। यानी विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। देखो मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप इनको सीखोगे नहीं। ये राजस्थान है और राजस्थान के एग्जाम में नो डाउट शक नहीं करते हिंदी पर, हिंदी बहुत अच्छे लेवल की आती है, और इसीलिए मैं इस लेवल को लेकर आया हूं। और मैं लेवल इसलिए लेकर आया हूं और भ्रम में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने राजस्थान के ही सारे एग्जाम्स को कवर किया है और उन्हीं में से प्रश्नों को बनाया है ना, तो बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीजें। अगला बताओ जरा, निशाकर और निशाचर। देखो निशाकर माने निशा को करने वाला अर्थात चंद्रमा हो जाएगा, निशाचर माने निशा में चलने वाला अर्थात राक्षस भी हो सकता है, उल्लू भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, ये तमाम शब्द जो है, चोर भी हो सकता है ना, चमगादड़ भी हो सकता है। तो ये तमाम शब्द किसके लिए आते हैं? निशाचर के लिए आते हैं, जो रात्रि में चलते हो। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा और कहीं लिखा है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चंद्रमा का मतलब निशा को करने वाला, निशाचर, निशाकर लिखा है तो चंद्रमा, और अगर निशाचर लिखा है तो राक्षस हो सकता था, उल्लू लिखा होता, चमगादड़ लिखा होता, जो भी लिखा होता हम सारी चीजें लगा देते। तो वेल एंड गुड है कि विकल्प ऑप्शन ए आपने चुना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पुर और पूर शब्द के अर्थ बताना है, फटाफट से बताइएंगे। पुर शब्द किसके लिए आता है? बताओ जरा मुझे। पुर, आपने अपने गांव का नाम सुना होगा, किसी का गांव का नाम है कि श्यामपुर है, ठीक है, किसी के गांव का नाम है पंपापुर, किसी के गांव का नाम है पगलापुर। तो इसका मतलब है कि पुर क्या है? नगर का नाम है, बाढ़ नहीं हो जाएगा, नगर हो जाएगा, बाढ़ हटा दो, है ना। और पूर शब्द किसके लिए आता है? पूर शब्द आता है, बड़ा ऊ अगर आ रहा है तो वो शब्द आता है बाढ़ के लिए, है ना, बाढ़ के लिए। तो अब नगर और बाढ़ कहां लिखा है? यहां पर भी नहीं लिखा है, यहां पर भी नहीं लिखा है, यहां पर भी नहीं लिखा है। यानी इस प्रश्न का भी विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए किस किसने लगाया है साहब, मैं देखना चाहता हूं। ऑप्शन ए सीमा का आंसर आया है, विकल्प ऑप्शन बी विक्रम गलत हो जाएगा। नेहा का आंसर एक आया है, रवीना का, विकास का, विनोद का भी आया है, वेरी गुड। और किशन जी बिल्कुल सही आंसर है, सभी के आंसर आ रहे हैं। नीलम, अब सभी के आंसर ए आ रहे हैं। चलिए तो ठीक है, सभी ने, कन्हैया, जितने भी पाते हैं सर पेपर कब से हैं? देखो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल या मई में पेपर होगा, और इसकी सूचना जैसी अगर आती है, अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम कराएंगे, उसके बाद देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बेसिक यहां पर लिखा हुआ है प्रवाल। प्रवाल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति, इनको हम कोरल भी कहते हैं ना। कोरल मूंगा चट्टान है जिनको बोलते हैं, मूंगा चट्टान, है ना। जैसे आपने देखा होगा एक ग्रेट बैरियर, बैरियर रीफ है, कहां पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये भी मूंगा चट्टान से बनी हुई है। तो बेसिक ये एक प्रवाल होते हैं, एक शैवाल होते हैं, जिनकी खाल, खोखले का जो आवरण है वो एक चमकता हुआ पत्थर से बन जाता है, और उनको बोलते हैं मूंगा या प्रवाल। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप भी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, यानी मूंगा शब्द आ जाएगा, मोती आएगा नहीं, वस्त्र आएगा नहीं, दीवार आएगा नहीं। ठीक है, प्रवार का मतलब होता है पोशाक, पोशाक का मतलब वस्त्र। ठीक है, देखो वस्त्र के लिए आप वस्त्र तो लगाते ही हैं, वस्त्र को हम पोशाक भी कहते हैं, है ना। अगर पोशाक लिखा हो कहीं, वस्त्र को हम आवरण भी कहते हैं। आवरण का मतलब होता है ढकने का, शरीर ढकने का कारण आवरण भी कहते हैं। वस्त्र को हम परिधान भी कहते हैं, है ना। वस्त्र को हम वसन भी कहते हैं, वस्त्र को हम पट भी कहते हैं, वस्त्र को हम चीर भी कहते हैं, वस्त्र को हम दुकूल भी कहते हैं, समझ रहे हो, दुकूल भी कहते हैं। वस्त्र को हम करपट भी कहते हैं, और वस्त्र को हम कपड़ा भी कहते हैं। तो ये तमाम शब्द जो मैंने आपको लिखा है, ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा, आप समझ जाना कि वस्त्र के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लगा दिया प्रवार, प्रवार भी बोलते हैं वस्त्र को। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कुट और कूट शब्द के, अब देखो कुट शब्द लिखा हुआ है, एक लिखा है कूट, समझ रहे हो। अब क्या होता है, कुट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कुटज बनती है, यानी कुटिया बनती, झोपड़ी बनती, घर बनता है। तो यहां पर परिवार होगा कुट? नहीं। योग होगा? नहीं। तट होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? घर।
तो कुट माने क्या होता है, जैसे कुटज लिखा हो, कॉटेज लिखा हो, कुटज, ठीक है, झोपड़ी, और कुट माने क्या होता है, घर, तो यहां पर तो घर हो गया। और कूट शब्द होता है, जैसे आपने देखा होगा, है ना, जैसे बहुत सारे पर्वत होते हैं, उनके नाम होते हैं, जैसे बहुत सारे पर्वत है, जैसे कूट पर्वत था, तो कूट पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो पहाड़ की एक चोटी है उसको भी कूट कहते हैं, तो इसलिए विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां पर विकल्प ऑप्शन सी आपको सबसे सही आंसर के रूप में प्रदर्शित होता दिखाई देगा। चलो, ये प्रश्न भी आपने हल कर लिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? ठीक है, तो यहां पर देखो एलडीसी में आया है प्रश्न, अब देखो ना, सही देखना है ना। अब यहां देखोगे अग्र माने क्या होता है, आगे, और अगर माने धूप बत्ती, ये बिल्कुल सही है। अंतर माने भेद और अतर माने इत्र, ये उल्टा कर दिया है, ये भी गलत है, उल्टा कर दिया। अनल माने अग्नि, अनल माने वायु, ये भी उल्टा कर दिया है, इधर इधर होना चाहिए था। तरणी माने सूर्य, लेकिन यहां क्या लिख दिया है पहले, नाव, ये गलत हो गया, उल्टा कर दिए। बाकी सब सही है लेकिन उल्टे कर दिए, ठीक है। यहां पर अंतर का मतलब भेद होना चाहिए था, अतर का मतलब इत्र होना चाहिए था, लेकिन उल्टा कर दिया है। तो केवल उल्टे करके लिखे, सीक्वेंस में किसी लिख लिया, अग्र माने आगे और अगर माने धूप बत्ती, है ना, अगरबत्ती लो, अगरबत्ती शब्द आता है ना, अगर, तो वो ध्यान रखना। चलिए, भारतीय और भारतीय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? भारतीय किसका पर्यायवाची है? मैंने कल ही पर्यायवाची पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हाँ एप्लीकेशन पे नहीं। चलिए अगला, और आज, हाँ आज क्लास भी होनी है, शायद वाईटी पे शाम को क्लास है 8 बजे से। तो पर्यायवाची शब्दों में अब देखोगे, भारतीय शब्द का जो पर्यायवाची है वो होता है गिरा, के लिए आता है शब्द, ये गिरा, गिरा को ही वीणा बोलते हैं। वीणा पानी कह लीजिएगा, वाणी कह लीजिएगा, वाणी कह लीजिएगा, या फिर वाणी कह लीजिएगा, ठीक है, शारदा कह लीजिएगा, सरस्वती कह लीजिएगा, महाश्वेता कह लीजिएगा, या तुषार धबला, तुषार धबला कह लीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम शब्द जो हैं वो किसके लिए आते हैं? सरस्वती माँ के लिए आते हैं। वागेश्वरी कह सकते हो, वाग देवी कह सकते हो, ठीक है, तो हंस वाहिनी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय शब्द सरस्वती के लिए आता है, पार्वती के लिए नहीं, भारत माता के लिए भी नहीं। विकल्प आ जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही उत्तर होगा, है ना। तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इस प्रश्न को क्लिक करेंगे। और भारतीय किसको बोलेंगे? जो भारत का वासी है उसी तो भारतीय कहते हैं। तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी क्लास है बताइए सर, क्या हो गया बच्चे, कौन सी क्लास है बताइए सर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाह रहे हो। हिंदी की क्लास है और क्या, कौन सी क्लास है, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? हिंदी की क्लास है, हाई कोर्ट के लिए है, बाकी के और भी एग्जामों के लिए। मैं तो प्रैक्टिस हर तरह से करा रहा हूँ कि आपके सभी एग्जाम कवर हो जाए इसमें। आप हाई कोर्ट के एलडीसी, हाई कोर्ट का ग्रेड 4, या फिर आप जो है मोस्टली एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे अभी इससे पहले भी आए थे, तो वीडियो का एग्जाम आता है, सुपरवाइजर का एग्जाम आता है ना, कि आंगनबाड़ी से संबंधित सुपरवाइजर का एग्जाम आया, कि इसमें भी आते हैं, हाई कोर्ट में भी बहुत सारे तमाम एग्जाम होते हैं, ठीक है। आपके एलडीसी भी आता है और जूनियर क्लर्क की भी आते हैं, और इसके अलावा आपका लैब टेक्नीशियन में भी आती है हिंदी, है ना, तो उसके एग्जाम में भी है। इसके अलावा रीट जैसे एग्जाम में भी हिंदी आती है, और भी तमाम एग्जाम हैं राजस्थान में, ऐसे पीएसआई है, एसआई है, उसमें भी हिंदी आती है, तो सबके लिए हेल्पफुल होंगी। अगला प्रश्न देखो, कांता और कांता। कांता वैसे तो पत्नी को बोलते हैं, या जो सुंदर स्त्री होती है उसके लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर पत्नी, बहन को नहीं बोलेंगे, जंगल को नहीं बोलेंगे, पत्नी या सुंदर स्त्री के लिए आता है। और कांतार माने जल का पर्यायवाची होता ही है, यानी विकल्प ऑप्शन ए। तो कुछ प्रश्न तो आपको बहुत जल्दी प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि कांता तो आपने शब्द सुना ही होगा, जैसे लक्ष्मीकांत। कांत माने पत्नी होती है, और कांता माने होती है, तो कांत माने पति, और कांता माने स्त्री या पत्नी, ठीक है, सुंदर स्त्री या पत्नी। तो विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न है निम्न में से कोश और कोश, देखो ध्यान समझना, केवल अंतर क्या है, दोनों में अंतर है केवल एक शाखा के, एक में तो शाह जो लगा है वो मूर्धन्य शाह है, मूर्धन्य शाह है, और दूसरे कोश में जो सा लगा है ये साथियों तालव्य शाह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तालव्य शाह कहलाता है। तो आपने अगर देखा होगा शब्दकोश, शब्दकोश में ये वाला सा आता है, क्यों? क्योंकि ये डिक्शनरी में यूज होता है, शब्दों का जो संग्रह होता है ना, शब्दों का जो संग्रह होता है
वो इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला जो कोष है वो किसके लिए आता है, जैसे खजाना जिसकी हम रक्षा करते हैं, है ना, कोष, बैंक, जैसे बैंक जहां पैसा रखा रहता है, समझ रहे हो, इस प्रकार के शब्दों के लिए आता है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो यहां पर बी प्रश्न जो है आपका एकदम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न का मतलब होता है जैसे अनाज, भोजन, अनाज खाते हो, अन्न, ठीक है। और अन्य का मतलब कोई दूसरा या भिन्न, तो देखते हैं। तो हवा नहीं हो जाएगा, अन्न का मतलब देवता नहीं होता, अग्नि नहीं होता, क्या होता है, अनाज होता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, और अन्य का मतलब क्या होगा, कोई दूसरा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको बन जाते हैं। कुछ तो बहुत सिंपल प्रश्न मिलेंगे। अब जैसे ये पूछा था एलडीसी में, तो ये बच्चों ने कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि अन्न लिखा है तो अन्न का सीधा रिलेटेड उनको अनाज से हुआ होगा। अन्न माने सब जानते हैं, अन्न उपजाती है, अन्न खाते हैं हम लोग, तो स्वाभाविक है कि अनाज के लिए आता है। तो ये तो सबने कर दिया होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी किसी से भी। अब मुख्य है दीप और द्वीप। देखो अब यहां पर मैं तीन शब्द लिखता हूं, जैसे दीप लिखा है या द्वीप शब्द लिखा है, और एक और शब्द होता है द्वीप शब्द होता है। अब इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यही आते हैं। अगर दीप लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा दिया, ये तो सही बात है। द्वीप लिखा है इसका मतलब हो जाएगा हाथी की पर्यायवाची है द्वीप, और द्वीप लिखा है इसका मतलब होता है टापू, आइलैंड। तो यहां पर अलग अलग शब्द हैं, कभी भी आ सकता है। दोनों वैसे ये वाले कॉमन थे, लेकिन मैंने इसको मिला के दिया, क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन है, आते ही हैं, लेकिन इनको भी पहचान लो, ये दोनों भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ये दीप न दिया हो, द्वीप और द्वीप पीछा हो, तो इसमें भी ध्यान रखना, द्वीप का मतलब हाथी होता है और द्वीप का मतलब टापू होता है। टापू का मतलब होता है आइलैंड, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो यहां पर दिया और हाथी यानी विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चले एक और प्रश्न आपके लिए लेकर चलता हूं, ये रहा अगला प्रश्न। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। शब्द है परिच्छद और परिच्छेद, ध्यान रखना। तो अब यहां पर परिच्छद किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, परिच्छद शब्द जो है वो वस्त्र के लिए भी आ जाता है, ठीक है, और आवरण के लिए भी आ जाता है, आवरण माने वस्त्र होता है ना। तो काटना के लिए आएगा नहीं, सीमा के लिए, अनुभाग के लिए नहीं। परिच्छद शब्द किसके लिए आएगा, आवरण के लिए आ जाएगा। और परिच्छेद अध्याय को भी बोलते हैं, अध्याय को भी बोलते हैं, अनुभाग को भी बोलते हैं, स्थान को भी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए तो इतने सारे प्रश्न आपने किए और सारे के सारे बड़े शानदार तरीके से किए। चलो जरा देखते हैं, एक सुसंगत नहीं है, यानी एक गलत शब्द होगा, एक गलत ऑप्शन होगा, जरा उसको पहचान लेंगे हम लोग। जैसे निश्चल लिखा है, निश्चल का मतलब होता है जिसके मन में कोई गंदगी ना हो, जिसके मन में छल करने का कोई वो ना हो, तो छल रहित बिल्कुल सही है। और निश्चल जो एक जगह अड़िग रहता हो, ये दोनों सही है, यानी ये वाला तो सही है। हमसे पूछा गलत, नियत और नियत। अब नियत शब्द लिखा है तो निश्चित, ठीक है, और नियत लिखा है इरादा। सम का मतलब लिखा है तो शांति होती है, सम का मतलब समान और शम का मतलब शांति है, ये भी सही है। परिच्छद हमने अभी भी पढ़ा था, तो क्या होना चाहिए था, आवरण होना चाहिए था, आवरण होना चाहिए था, लेकिन लिख क्या दिया है, अध्याय। और इस परिच्छेद का मतलब क्या होना चाहिए था, अध्याय होना चाहिए था। अध्याय कह सकते हो, अध्याय नहीं कह सकते तो अनुभाग कह सकते हो, ठीक है, ये शब्द कह सकते थे, लेकिन विलती कहां हो गई इनसे, इन्होंने यहां पर चेंज कर दिया, इंटर कर दिया। तो बाकी तो सब सही है, गलत क्या है, विकल्प ऑप्शन डी लगाना था आपने, विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव करना था, ये बिल्कुल सही हो जाता, कोई गलती नहीं थी। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। किस विकल्प में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है। देखो व्रत, व्रत मान व्रंत लिखा है, व्रंत शब्द लिखा है, व्रंत, ठीक है, व्रंत, और वृंद लिखा है, तो वृंद माने तो समूह होता है, ठीक है, वृंद माने क्या होता है, समूह होता है। तो लास्ट में समूह लिखा है लेकिन नहीं लिखा, क्या लिखा है, डंठल, ये गलत है, उल्टा कर दिया है। एक्चुअल में वृंत का मतलब होता है पेड़ के रूख का, जड़ का डंठल जो होते हैं ना, डंठल वो होता है। तो यहां पर मैंने डंठल लिखना है, डंठल लिखना है, ठीक है, ये हो जाता, लेकिन उल्टा दे दिया, ये नहीं, गलत है, ठीक है। शोथ और शोध, शोथ माने पूजन होती है, बिल्कुल सही है, और शोध माने शुद्धि संस्कार, ये गलत लिख दिया है, शुद्धि संस्कार।
अर्थ सही नहीं है ना, ये तो सही है ना, शोध शोध लिखा है ना, हाँ शुद्धि संस्कार हो जाएगा। वशन माने अभी भी पढ़ाया था कपड़ा होता है, और व्यसन माने क्या होता है, बुरी लत आदत। ऋत माने सच या सत्य, और ऋतु माने मौसम होता है, ठीक है, ऋतु आई वर्ष, मतलब ऋतु का मतलब होता है ना सर्दी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो वो हो जाएगा। यानी जो विकल्प है वो गलत कौन सा है, एक ही विकल्प ऑप्शन गलत है, और वो है ऑप्शन ए। यानी विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव करना है आपने, ठीक है। चलो निर्मा, विकल्प ऑप्शन ए चुनना था आप लोगों को, है ना। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा, अब ज्यादा प्रश्न नहीं, हमारे पास 5 प्रश्न और बचे हैं, 5 मिनट का समय आप मुझे और दे दीजिएगा, तो हमारे क्लास को हो जाएगा। किनका अर्थ भेद सही नहीं है, देखो हरण माने किसी को जैसे अगवा कर लेना, जैसे सीता का हरण कर लिया था, है ना, किसी चीज को ले जाना, और हरण माने हिरण होता है, ये बिल्कुल सही है। स्रोत का मतलब धारा, किसी से बहने वाला, और स्रोत का मतलब कान, सुनने वाला। चिर का मतलब कान, चिर का मतलब होता है दीर्घ आदि, लेकिन गलत लिखा है वस्त्र, वस्त्र को क्या लिखना था, चीर लिखना था, यानी विकल्प ये सही नहीं है, ऑप्शन सी लगा देना, चेंज कर दिया है। यहां पर चिर का मतलब होता था दीर्घकाल, और चीर का मतलब वस्त्र होना चाहिए था, तो वस्त्र पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा होता तो ये सही हो जाता। द्रव का मतलब तरल होता है, और द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, ये भी सही है। तो विकल्प ऑप्शन सी किस किसने लगाया है एक बार देख लेना, वो सी का सही मानूंगा जिसने विकल्प ऑप्शन सी चुना होगा। दिलासा, ओमवीर, भाई आप लोग शुरुआत में नहीं थे यार, अभी अभी नाम पढ़ रहा हूं आप लोगों के इतनी देर बाद, है ना, अभी अभी आए हो ना, कमेंट करो एक बार, क्योंकि मैंने सबके नाम पढ़े हैं, लेकिन हाँ ये ओमवीर आज क्लास में बहुत लेट आया है, इसकी पिटाई लगाने का मन कर रहा है। कौन आता है इतनी लेट, जब रेगुलर आते हो आपको पता होता है कि क्लास होती है, तो आ जाए करो थोड़ा सा पहले। अब वो बात ही नहीं है, डंडे वाली बात होती बढ़िया से, ऑनलाइन डंडे नहीं होते क्या, ऑनलाइन डंडे पिटाई के लिए, जब तक टीचर के हाथ में छड़ी दे दो साहब, आपका अनुशासन, आपका ज्ञान, आपका सब वृद्धि हो जाएगी। जब से तुमने टीचर के हाथ से छड़ी छोड़ी है ना, तब से तुम लोग बिगड़ गए हो, कसम से। चलिए भाई जयपाल जी, अगला प्रश्न है आपके समझ, पटवार में आया है 2021 में। कौन सा अर्थवेद सही नहीं है, प्रवाह को हम, और फिक्र, अर्थवेद है दोनों, देखते हैं। प्रवाह और प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना होता है, प्रवाह माने किसी की फिक्र करना, ये सही है। चरम और चर्म, चर्म का मतलब चमड़ा होता है, और चरम सीमा यानी अंतिम, ठीक है। आलोक का मतलब अंधेरा नहीं होता, उजाला होता है, आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला, ये गलत है, विकल्प ऑप्शन सी गलत है, ध्यान रखना। पास का मतलब बिल्कुल फंदा होता है, और सरक पास, और पास का मतलब निकट या नजदीक होता है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प ऑप्शन सी इसका भी चुन लो, और कोई विकल्प नहीं आएगा, विक्रम बी ऑप्शन वक्तन कुछ नहीं आएगा, सारे के सारे जमुना, रमीना, निर्मा, विकास, सभी लोग सूर्या, विकल्प ऑप्शन सी का चयन करेंगे। चलिए एक और प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थवेद सही नहीं है, देखो गृह अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब घर होता है, बिल्कुल सही है, और ग्राह माने घड़ियाल होता है, ये सही है। आकार और आकर, समझना, आकार का मतलब आकृति, और आकर का मतलब क्या होता है, आकर का मतलब रचना लिखा है, परिमाण और परिणाम, परिमाण का मतलब मात्रा हो गया, और नतीजा परिणाम, ये भी सही है। पवन का मतलब वायु, और पावन का मतलब पवित्र। विकल्प ऑप्शन बी जो है उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक, आकार का मतलब तो ठीक है, लेकिन हाँ आकर शब्द जो है वो नहीं आता, ध्यान रखना, आकर शब्द जो है वो रचना के लिए प्रयोग नहीं होता है ना, आकार शब्द जो आता है वो आ जाता है, लेकिन आकर शब्द रचना के लिए प्रयोग नहीं होता। आकर शब्द शायद उसके लिए शब्द होता है, मुझे क्लिक निकल रही है दिमाग से, आकर शब्द किसको बोलते हैं, किसी को याद हो तो एक बार कमेंट कर दो ना। बाकी का ग्रहाय माने घड़ियाल होता है, सब कुछ होता है, आकार माने तो आकृति हो जाएगी, लेकिन आकर शब्द जो है उसके लिए अलग से शब्द आएगा, वो ध्यान रखना, आकर शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द युग्म का सही अर्थभेद सही नहीं है, एक तरफ शब्द युग्म है, एक तरफ अर्थभेद है, ठीक है। जैसे कढ़ाई और एक कढ़ाई होता है, तो आपको पता होगा जो कढ़ाई है, कढ़ाई कर दी किसी पे यानी कठोरता कर दी, और कढ़ाई माने नक्काशी कर दी, ये सही है। अरक और अर्क, अर्क माने क्या होता है, अर्क माने सूर्य, और अरक माने रस होता है, ये भी सही है। पानी माने क्या होता है, हाथ होता है, और पानी माने जल होता है, ये भी सही है। अस्त्र माने वस्त्र नहीं होते, अस्त्र माने होते हैं हथियार, हथियार होते हैं, है ना। और अस्त्र माने निकलना, या कह सकते हो डूबना, ठीक है, अस्त्र माने क्या होता है, डूबना, ठीक है। तो ये जो है वो विकल्प ऑप्शन डी, ये लगा दे, विकल्प ऑप्शन डी, ध्यान रखना। हाँ हाँ सॉरी, खजाना, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या होता है, रचना नहीं होता, खान,
खान कह लो या फिर खजाना कह लो, है ना, या फिर कोई कीमती वस्तु रखने के स्थान कह दो, उसको बोलते हैं आकर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही कहा, थैंक यू। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। अगला प्रश्न ये रहा आपके साथ। श्रुत असम भिन्नार्थक शब्द युग्म प्रहार और परिहार। देखो प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी पे चोट करना, घात करना, आपने किसी पे घात कर दिया या किसी पे चोट कर दी। और परिहार का मतलब होता है आप जो है वो किसी के रक्षक बन गए, है ना, इस प्रकार से शब्द होता है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, चोट तो सही है, मार शब्द नहीं होगा। परिहार मतलब छोड़ देना, त्याग देना, हाँ ये हो जाएगा विकल्प ऑप्शन बी। चोट तो सही है, ये तो होंगे नहीं, चोट सही है। और परिहार का मतलब होता है किसी चीज का भी त्याग भी कर देना, है ना, जैसे परिहार होता है ना, अपरिहार, किसी चीज को छोड़ना, त्यागना, उसके लिए शब्द आता है। तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के शब्द में कृपा और महल, कृपा और महल के लिए, तो ध्यान रखना कृपा के लिए जो शब्द आता है वो आता है प्रसाद, राइट। और कृपा के अलावा महल के लिए जो शब्द आता है उसमें कुछ नहीं होता, ये प्रा बड़ा हो जाता है, प्रासाद माने महल होता है, यानी प्रसाद वशेष प्रासाद शब्द होना चाहिए था, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना। प्रसाद और प्रासाद, क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है कृपा, या भोग भी हो सकता है, भोग भी लिखा होता तब भी हम मान लेते, भगवान को जो भोग चढ़ता है ना वो भी प्रसाद ही होता है ना। और अगर आप किसी को प्रसाद देते हो तो वो भी कृपा होती है, ठीक है। और प्रासाद शब्द महल के लिए आता है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पद का मतलब जिसके चार पैर होते हैं, तो चौपाया हो जाएगा, चार पैर वाला मतलब भैंस वगैरह होती है, चार पैरों वाला हो जाएगा, हाँ। चौराहा नहीं होगा, चौथाई नहीं होगा, चौपाया हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर विकल्प ऑप्शन ए और बी में हो सकता है। आखिर देखो चतुष्पथ का मतलब होता है चौराहा, अब देखो चौराहा लिखा है, सही हो जाएगा, चार मात्राओं वाला नहीं। तो यहां पर विकल्प जो है वो ऑप्शन ए सही हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रताप, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सभी लोगों का जो विकल्प है वो ऑप्शन ए होना चाहिए था। और ये है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो चलिए ये अंतिम प्रश्न भी करिएगा, और शानदार तरीके से आपने आज की क्लास ली है, तो फटाफट से बता दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। कहते हैं ना कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत बनते देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। चलिए दोस्तों, आज के इस आखिरी प्रश्न को करते हुए विराम लेते हैं। सुरभि शब्द का मतलब क्या होता है, और देखो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, केवल एक छोटी सी मात्रा का अंतर है। यहां पर दीर्घ मात्रा है और यहां पर ह्रस्व है। दीर्घ मात्रा का अगर लगी हुई है सुरभि पे तो उसको गाय का पर्यायवाची, और अगर छोटी की मात्रा लगी यानी ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो वहां पर वो हो जाएगा सुगंध का पर्यायवाची, यानी परफ्यूम, सुगंध के लिए आता है। तो यहां पर देखो सुगंध कहां लिखा है, पतंगा नहीं होगा, दूध नहीं होगा, मुकुट नहीं होगा, हाँ सुगंध को ही गंध कहते हैं, इसलिए विकल्प ऑप्शन डी इसका सही है। थैंक यू सो मच। आज के लिए क्लास यहां समाप्त होती है। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आनंद के साथ आप इस क्लास को लेते हैं और बहुत मजे से पढ़ते हैं। सच में लगता ही नहीं है कि ऑफलाइन क्लास है, इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन एक ऑफलाइन क्लास में होना, ये अपने आप में विचित्र बात है। और सच में एक शिक्षक को शिक्षक होने का एहसास आप लोग कराते हो। बाकी का कभी कभी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो मुझे फील होता है कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ यूट्यूबर। तो मुझे कभी कभी ये फील होता है कि मैं सच में एक यूट्यूबर हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं क्या करना पड़ता है, भंगड़े करने पड़ते हैं, डांस करना पड़ता है, जबकि आनंद एक टीचर को तभी आता है जब वो केवल और केवल शांत वातावरण में पढ़ाए, तो उसके अंदर से और भी नई चीजें निकल के आती है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया।